जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट 2026 जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एसएसटी का जो पेपर 2 में आता है उसका मैराथन करेंगे। इसका एक क्लास हमने पहले भी ले लिया है और आगे इसका एक क्लास और लेते हैं। तो आज के सेशन में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग इसे नोट करते हुए चलिएगा। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि महाद्वीपों के जो अनुपातिक क्षेत्र आकार को दर्शाने में सबसे जो उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो कौन सी होती है। तो जो महाद्वीप हो गया या फिर अनुपातिक क्षेत्र या आकार या फिर जो नदी पहाड़ तालाब झरने होते हैं, इसको दर्शाने के लिए जो हमारा ग्लोब होता है ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक सामग्री होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूगोल की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो भूगोल शिक्षण की जो सबसे उपयुक्त विधि है यह भ्रमण विधि है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानचित्रों को समझाने की जो सर्वव्यापी भाषा है किसके माध्यम से समझा जा सकता है। तो मानचित्रों को जो समझने की जो सर्वव्यापी भाषा होती है वह रूढ़ चित्रों के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदी द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम कैनबरा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एसएसटी के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन भी देश और उसके राजधानी के नाम के बारे में पूछ लेता है और उसका जो मुद्राएं होती हैं उसके बारे में भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन है। तो जो प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी है इसके लेखक पाणिनि है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संहिता का जो आयोजन हुआ था वो काल अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया। तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजे का भी निर्माण किया गया है अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो काकोरी कांड से संबंधित सूर्यसेन नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भिलाई इस्पात कारखाना भारत के किस राज्य में है। तो भिलाई जो इस्पात कारखाना है यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है। तो अवसादी सेल को सेल ही कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है। तो जो पुच्छल तारा हमारा होता है जब वो वहाँ से निकलता है तो इसका जो पूंछ होता है वह सदैव सूर्य से दूर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भ्रंश से संबंधित है। तो इसमें जो ग्रैबन है ये भ्रंश से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल गोबी मरुस्थल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो चीनी यात्री वेनसांग है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में मुगल बादशाहों में से किसे कलंदर की उपाधि दी गई थी।
तो कलंदर की उपाधि बाबर को दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति है वह कुंवर सिंह की क्रांति किस 1857 में जो क्रांति हुई थी वो जो उसके जो क्रांतिकारी थे कुंवर सिंह, ये किस स्थान के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा देने के लिए 42वां 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ईवीएस में भी पूछता है और एसएसटी में भी पूछता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन किस विषय सूची के अंतर्गत आता है? तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय समवर्ती सूची में आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची वो है जो केंद्र और राज्य दोनों अपना नियम बनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जो विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है डीपीएसपी की विदेश नीति से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएसटी में सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के। अगला प्रश्न कह रहा है कि तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? तो तापक्रम विलोमता का अर्थ है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ तापक्रम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो जो रिहंद परियोजना से संबंधित है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना से संबंधित है जलाशय। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिपकिला जो दर्रा है ये प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूगोल शिक्षण हेतु जो सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा चीज़ है जो भूगोल शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी माना जाता है? तो मानचित्र जो होता है ये भूगोल शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और भूगोल शिक्षण के लिए और जो बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा सीखते हैं तो भ्रमण की शिक्षण विधि से और भी ज़्यादा उनको सिखाया जाता है, उन पर ज़्यादा असर डालता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रिक बीज संतति जो होती है, केंद्रिक बीज की संतति कौन सी है? तो केंद्रिक बीज संतति प्रजनन बीज को कहा जाता है, ब्रीडर सीड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा जो पौधशाला है संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधशाला संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मार्मलेड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो मार्मलेड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो फल है वह माल्टा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग नहीं किया जाता? तो जेली बनाने के लिए जो सल्फाइड होता है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी टेट जो सेकंड पेपर होता है उसका एसएसटी में भी बहुत पूछता है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में 1952 में शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मामले में दिया था? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में दिया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो राज्यपाल है किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदस्य के सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो जापान है ये दक्षिण का जो सदस्य नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के याद में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि योग दर्शन के लेखक कौन है? तो योग दर्शन के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन नामक प्रोटीन की किस फसल से संबंधित है? तो जीन नामक जो प्रोटीन है ये मक्का से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जो गाय की जो थारपाकर जो नस्ल है ये दुकाजी उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को कुल कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक आनंद के कुमार स्वामी जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक कला का सीधा संबंध किससे है? तो लोक कला का सीधा संबंध क्षेत्रीय कला से है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्यामितीय डिज़ाइन किसे कहते हैं? तो ज्यामितीय डिज़ाइन ज्यामितीय आकारों से बनी हुई आकृति को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो एपन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो एपन कला जो होती है ये उत्तराखंड से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो हिंदुस्तानी संगीत में जो श्रुतियाँ हैं इसकी कुल संख्या 22 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केसर पौधे की किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जो केसर होता है वो पौधे की पुष्पवर्तिका यानी कि स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या 24 होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो टीएबी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो टीएबी का जो टीका है यह मियादी बुखार के बचाव के लिए लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किन वस्त्रों में गोंद के फलक का उपयोग किया जाता है? तो रेशमी वस्तुएं होती हैं। रेशमी वस्त्रों में गोंद के फलक जो कलफ होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। गोंद के कलफ का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद
के लिए किया जाता है, गायकी के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तबला वादक नहीं है? तो पंडित रवि किशन तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन भी तबला वादक हैं, लेकिन रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो जो हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय खेल जो है यह मुंबई में आयोजित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भारत में पहला हुआ रहता है, पहला राज्य, पहला खेल, ये सब सारी चीज़ें पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने सदस्य होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण का उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के अनुच्छेद 48 से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण का जो दायित्व है वह संविधान के अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है यह यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के जो संघ और उसके राज्य का क्षेत्र का वर्णन है वो भाग 1 में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। यूपी टेट में आपको सेकंड पेपर एसएसटी में आपको इससे बहुत ही सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मास्टर दा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मास्टर दा सूर्यसेन का उपनाम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं और वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति के समय नाना साहब तात्या टोपे ने विद्रोह किया था कानपुर से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बाद में वहाँ पे इलाहाबाद में इसको हटा दिया गया था, लियाकत अली को हटा देगा, वहाँ से क्रांति की जड़ को ख़त्म कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संसद की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसको बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 से है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति जब अध्यादेश लागू करता है तो संविधान की उसके पास जो शक्ति होती है वो संविधान के अनुच्छेद 123 से उसको शक्ति मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि
जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वह संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो जो राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करता है तो उसको शक्ति संविधान के अनुच्छेद 213 से प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो किसी अध्यादेश की अवधि लगभग 6 माह से 6 सप्ताह या 42 दिन हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा राज्य में स्थित है निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहायता से खोला गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जर्मनी से किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराडोमल मॉडल पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनाद हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं यह महर्षि जैमिनी माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक जो हैं ये बदरायण हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल देव हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संहिता का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथी बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथी बौद्ध संहिता के अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो उपाध्यक्ष थे ये अश्वघोष थे। अगला प्रश्न है कि बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है कि बाबर और मेदिनी राय को किस युद्ध में पराजित किया था? तो बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में पराजित किया था जो 1528 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको एसएसटी में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़ा गया देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो हुमायूं द्वारा लड़ा गया देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो इंडिका है के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक जो हैं ये मेगास्थनीज हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? तो ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत का सियुकी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी? तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे सेकंड पेपर में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एसएसटी जो हमारा विषय है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा है वह 19 जुलाई 1905 को किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावी हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी दिन को वहाँ की महिलाओं ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो स्वदेशी और जो बहिष्कार का आंदोलन है यह कोलकाता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि काकोरी कांड जो ट्रेन लूट की घटना किस तिथि को हुई थी? तो जो काकोरी कांड है, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वराज शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग हुआ था किसके द्वारा हुआ था? तो जो स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएसटी में आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ये यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 सब्जेक्ट हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नॉर्मल लैप्स रेट होता है जिसे सामान्य ह्रास दर के नाम से जाना जाता है, उसके अनुसार 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितनी कमी आती है? तापमान में कितनी कमी आती है? तो जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है उसमें प्रति 1000 मीटर ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नाथुला दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि माना और नीति दर्रे जो है किस राज्य में स्थित है? तो माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो बनिहाल और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में 7 स्वर में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो हिंदुस्तानी जो संगीत है 7 स्वर में लगभग 4 श्रुतियाँ होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पवन द्वारा निर्मित जो छत्रक शिला होता है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो पवन द्वारा निर्मित छत्रक शिला होता है उसे मशरूम रॉक के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोएस का मैदान किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो लोएस का मैदान यह पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सबो लेक गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सबो जो गोखुर झील है यह नदी के द्वारा निर्माण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।